का मौका मिलेगा। और आज सारे लोग, आप लोग अभी यूट्यूब हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, जल्दी से कर रहा है, कभी कर रहे हैं, तो अपने सारी टीम को आप बोल दीजिए, टीम के जितने भी यूट्यूब पे लाइक्स बहुत सारे लोग। हाँ चलिए, तो आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। थैंक यू सो मच टाइम से बने रहने के लिए। सुपर संडे में आपका वेलकम है, मैं स्वागत करता हूं आप सबका दिल से। पिछले 8 महीने से लगातार हम जूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बने हुए हैं, और आप तमाम सारे लीडर्स जो आज अभी हमारे बीच में हैं, आज 1 नवंबर है और आज क्लोजिंग डे है, उसके बाद में कहते हैं ना बिजनेस आपका क्लोज हो रहा है, फिर भी आप टाइम से बने रहे। क्राउन एंड अबाव आज हमारे बीच में जूम पे हैं, बाकी सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर है। तो आप सभी लोगों का, चाहे तेजेंद्र राणा जी, अंशु जी हो, और इंदु मैम हो, चाहे डीसी राजपूत जी हो, गोविंद जी है, धीरेन्द्र जी है, सोमेश जी हैं, और बहुत सारे लोग अभी बने हुए हैं, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। सो आप सब लोगों का वेलकम है, और साथ में आज हमारे को टाइम मिला है। सबसे पहले आज मैं वेलकम करना चाहूंगा और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा हमारे प्रीतम भाई का, प्रीतम सिंह रावत जी का, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे है, वेस्टिज में पिछले 5 साल 6 साल से लगातार काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी हुई, पहली बार मैं भाई से मिला जब मैं ओखला, जब हमारा ऑफिस था पहले छोटे वाला, तो उसमें हमारी मुलाकात हुई, ऊपर डायमंड रूम में हम बैठे थे, और वो दिन अच्छे तरीके से याद है, और सिद्धार्थ सर भी वहां पे थे। सो दिन सुनना, शायद सर की और मेरी ज्वाइनिंग साथ एक साथ की थी, एक ही दिन की थी। सो इतने हम्बल इंसान और इतने कहते ना इतने विजनरी इंसान है, और आज रियली सुनने का, आज प्रीतम सर के कुछ ऐसे अनछुए कहानियां, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी चीजें आज उनसे सुनने का मौका मिलेगा कि पहले कहाँ से है, वो कहाँ से थे, दिल्ली में कैसे आए, किस कंपनी में थे, पहले क्या करते थे। आज बहुत सारे लोगों को उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को और देखने को मिलेगी। सो आज मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा एक्साइटमेंट हूँ कि आज प्रीतम जी से 8 महीने बाद मिलने का मौका मिल रहा है। तो दिल से स्वागत है भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम आज टीम के लिए निकाला, आपका दिल से धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बने हुए हैं, और अभी लगातार हजारों लोग अभी हो जाएंगे। बाकी सारे लोगों से मैं एक बार चाहूंगा, एक बार प्रीतम भाई का दिल खोलकर स्वागत कर दीजिए, सारे मिलकर तालियां, हाउलर, सीटी, शुक्रिया भाई आपका थैंक यू, वेलकम करते हैं। थैंक यू, आपने इतना कीमती टाइम निकाला, शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संजय जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक साफ आ रही है, एकदम क्लियर? बिल्कुल आ रही भाई, बिल्कुल आ रही प्रीतम भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, विशेषकर संजय जी का और आप तमाम लीडरशिप का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप लोगों के बीच आकर अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा कर सकूं। और चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। मैं संजय सर से अपनी स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा। और सर हाँ, कर रही है भाई, बिल्कुल जी, मेरी स्क्रीन आप शेयर हुई, आई आपके सामने? हाँ, आ गई भाई प्रीतम भाई, बिल्कुल है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे संजय सर ने बताया, मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है, और जिस बिजनेस को आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया है, इस बिजनेस की शुरुआत मैंने आज से लगभग 8 साल पहले करी है। और अगर मैं अपने एक बार में नेटवर्क मार्केटिंग से पहले की अगर अपनी दुनिया के बारे में बताऊं, तो दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं उत्तराखंड, गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल हमारे जिले का नाम है। आज से लगभग 50 साल पहले मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब की तलाश में दिल्ली आए, और यहाँ आकर उनको एक बहुत ही साधारण सरकारी नौकरी मिली, और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के अंदर काम किया। क्योंकि फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो मेरा जो पूरा परिवेश था वो सारा का सारा सरकारी आवासीय कॉलोनी के अंदर गुजरा। आसपास जितने भी लोग रहते थे, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हुआ करते थे। उनके बच्चे जो होते थे, उन सभी की भी सोच ही होती थी कि आगे चलकर हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर बैठकर सरकारी नौकरी को पकड़ना है। दोस्तों, क्योंकि परिवेश पूरा सरकारी माहौल सरकारी था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का था, इसके चलते मेरा भी एक सपना बन गया कि मैं बड़े होके गवर्नमेंट जॉब को लूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, सरकारी माहौल में मेरा लालन पोषण हुआ। मैं बड़ा पढ़ाई लिखाई मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी, और जब मैंने 12th पास करी, उसके बाद क्योंकि परिवार बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सक्षम नहीं था, तो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से कहा गया कि आप पढ़ाई करें प्राइवेट से, कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए करें, साथ साथ कोई कोर्स करें, और उसके साथ साथ संभव हो सके तो नौकरी करें, क्योंकि अगर आप नौकरी करेंगे तो परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा। तो दोस्तों, उस बात को रखते हुए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए स्टार्ट किया। साथ साथ उस समय पे मैं बात कर रहा हूँ 95 की, उस जमाने में
जो कोर्स चला करते थे लोअर मिडिल क्लास के अंदर, वो चला करते थे टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। कंप्यूटर की ना उस समय इतना पैसा हुआ करता था, ना लोअर मिडिल क्लास के अंदर इतनी उसकी अवेयरनेस थी। तो दोस्तों मैंने उस कोर्स के अंदर मैं चला गया, और इसी बीच मुझे एक नौकरी मिली मेरे घर के पास में ही, एक एसटीडी पीसीओ शॉप पर, जहां पर मैं सुबह 6 बजे से लेके दिन में 2 बजे तक बैठा करता था, और मुझे पूरे 950 रुपए मिलते थे 7-8 घंटे बैठने के 1 महीने में। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा जो मेरी बिगिनिंग हुई 12th के बाद, वो इस तरह से रही। उसके बाद दोस्तों जब मैं जिस इंस्टीट्यूट में मैं टाइपिंग शॉर्टहैंड सीखा करता था, वहां पर एक मेरे सीनियर थे, जो कि एक एडवोकेट के पास नौकरी किया करते थे। उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्जाम पास किया और उनकी जॉब लगी, और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तुम एक बहुत ही नॉर्मल सी जगह पे नौकरी कर रहे हो, मैं यहाँ से जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो आप एडवोकेट के पास काम कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों मैंने एडवोकेट के पास जाके काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया, तो वहां पर मुझसे पूछा गया कि सैलरी कितनी आप लेंगे। तो दोस्तों उस वक्त मैं 950 रुपए ऐसी जगह से कमा रहा था, जहां पर ना मैं किसी से कह सकता था मैं कहाँ काम करता हूँ। दुकान पर हर तरह के लोग आते थे, तो कोई ना रिस्पेक्ट थी, ना कोई सम्मान था, ना कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा कि ये 950 से अगर 50 रुपए भी ज्यादा दे देंगे तो भी मैं इस नौकरी को कर लूंगा, ताकि मैं बता तो सकूं मैं एक वकील के बाद काम करता हूँ। खैर दोस्तों, उन्होंने मुझे कहा कि आप 2500 रुपए हम आपको पर मंथ देंगे, और अगर आपने अच्छा काम करा तो आपको आगे हम सैलरी बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मुझसे घर में पूछा गया रात को, जब मैं इंटरव्यू देके आया कि कितनी सैलरी बोली गई है, तो मेरे कानों को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा जी ऐसा है कि सैलरी जितनी बोली उतनी मिल जाएगी, जब हाथ में आ जाएंगे तब बता दूंगा। दोस्तों जब मेरा सैलरी का डे आया 1 महीने के बाद में, मुझे जब 25 नोट मिले, और नोट मिलने के बाद जब मैंने गिने, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये मेरी सैलरी 2500 रुपए है। घर आया, 2000 मदर को दिए, 250 रुपए अपनी पॉकेट में रखे, और 250 रुपए अपना डीटीसी बस का पास बनाया। काफी लोगों को लग रहा होगा सारे पैसे मम्मी को दे दिए, उस समय शादी नहीं हुई थी। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय नया नया अर्न करना स्टार्ट किया था और घर को सपोर्ट भी करना था। इस प्रकार से दोस्तों लाइफ मेरी आगे बढ़ी। लेकिन जॉब के अंदर मैंने एक चीज को नोटिस किया, पहले शुरुआती कुछ महीनों के अंदर मैंने बहुत मन लगा के काम किया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, मेरी जो समर्पण भावना थी जॉब के अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि सेम सैलरी हर महीने मिलती थी। और जब जब मैं एडवोकेट साहब को कहता था कि मेरी तनख्वाह बढ़ाइए, तो हर बार कहते थे अगले महीने। ऐसे करते करते महीने बढ़ते गए, साल बढ़ते गए, उम्र बढ़ती गई, हर चीज बढ़ रही थी, बस जो एक चीज नहीं बढ़ रही थी वो थी सैलरी। जिसके चलते दोस्तों मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगा। मैं जगह जगह अलग अलग जगह ट्राई करने लगा कि मुझे कहीं और जॉब करनी चाहिए। और इसी बीच में मेरे मोहल्ले में कुछ लड़कों ने, जो कि फ्री रहा करते थे उस वक्त, उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो लगातार हर संडे मुझे कॉल कर रहे थे मीटिंग दिखाने के लिए। लेकिन वो ऐसे लड़के थे, हालांकि मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो अभी भी हैं, वो अक्सर नॉर्मल तरीके से उस समय रहा करते थे, टी शर्ट पहनकर। उस जमाने में राहुल रॉय के वो बाल चला करते थे, उस तरीके से वो रहा करते थे। अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि उनके गले में टाई लग गई है। और जब उनके गले में टाई लग गई, तो उस जमाने में टाई सिर्फ जो लगाते थे ज्यादातर, वो लगाते थे वो लोग जो डोर टू डोर मार्केटिंग करने जाते थे। तो आज तो आप टाई में लोग देखते हैं तो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि किसी कंपनी का मालिक है या किसी कंपनी का कोई नॉर्मल एग्जीक्यूटिव है। सारे सूटेड वूटेड नजर आते हैं। लेकिन आज से 15-20 साल पहले जब टाई लगती थी, तो लोग कहते थे भाई ये तो सामान बेचने वाला आदमी है। तो मुझे लगा कि इन्होंने कोई ऐसा काम पकड़ लिया है जहां पर ये सामान बेचते हैं, और ये मुझे भी उस काम के अंदर फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनको बहाना करता रहा, लेकिन एक दिन वो मुझे एक मीटिंग के अंदर ले गए। उस मीटिंग को मैंने देखा। देखने के बाद मैं वहां पे गया, तो मैंने वहां देखा कि मैं बैठा हूं और मेरे साथ में एक व्यक्ति और बैठा हुआ है, और ना मुझे कोई इंटरेस्ट था काम करने का। जो साथ में व्यक्ति बैठा था वो सो रहा था, उसको भी मुझे कोई ऐसा लग रहा था कि उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो शख्स उस मीटिंग को कर रहे थे, वो इस तरीके से कर रहे थे, लगभग मेरी उम्र के, कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दो महान नेटवर्कर अभी प्रोग्राम खत्म होते ही ज्वाइन कर जाएंगे। मुझे लगा कि ये व्यक्ति क्यों अपना आधा पौना घंटा वेस्ट कर रहा है, ना मुझे करना ना इसने करना, साथ वाला सो रहा है, मुझे करना नहीं है। लेकिन दोस्तों उन्होंने इस प्रकार से प्रेजेंटेशन करी, तो उनका वो जज्बा देख के मुझे लगा कि ये आदमी अभी चाहे जहां पर भी है, अभी इसने जस्ट स्टार्ट किया है, इस व्यक्ति ने भी, लेकिन इसके अंदर कुछ बात है, इसका हाथ पकड़ लो, तुम भी कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे।
और दोस्तों वो व्यक्ति कोई और नहीं थे, हम सबके अपलाइन सिद्धार्थ सर थे। उनके माध्यम से मुझे फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में मालूम चला और इस प्रकार से दोस्तों मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करियर स्टार्ट हुआ 98 में। लेकिन मैं साफ आपको बताना चाहूंगा, मैं कोई ड्रीमर नहीं था। अगर मैं बोलूं कि मैं ड्रीमर था तो ये झूठ होगा। 18-19 साल की उम्र में एक सरकारी माहौल के अंदर जो ड्रीम होता है वो सरकारी नौकरी करने का ही होता है। वहां पर ये होता है कि एक सरकारी नौकरी अगर चपड़ासी की मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वो उस समय बहुत बड़ा माना जाता था और आज भी कई परिवारों में ऐसा है। तो लेकिन मैं जब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के इवेंट में जाने लगा, शुरुआत में तो मेरा ज्यादा मन नहीं था क्योंकि पूरे मोहल्लों के लड़के कर रहे थे, इसलिए मैंने भी ज्वाइन कर लिया। अपने अंदर से कोई मन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं सिस्टम की ट्रेनिंग को अटेंड करना मैंने शुरू करा, इन्वॉल्व हुआ, 1 डेढ़ 2 साल हुआ, उसके बाद दोस्तों मुझे समझ में आया कि ये जो बिजनेस है ये सिर्फ पार्ट टाइम पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के जरिए हम अपने लिए ठीक उसी प्रकार से करियर बना सकते हैं जैसे आज कई लोग गवर्नमेंट जॉब में करियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं या अलग अलग बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि तब तक 2 ढाई साल के अंदर मैं कई किताबें पढ़ चुका था, कई फॉरेनर से मिल चुका था जो इस इंडस्ट्री के ट्रेनर थे, तो उनसे मिलकर मैं जान चुका था कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी आने वाले वक्त में बनने वाली है। राइट। तो दोस्तों फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर ही अपना फ्यूचर बनाऊंगा और फिर मेरा जो गवर्नमेंट जॉब का जो भी वो ड्रीम था वो मैं समझ गया ये मेरा अपना सपना नहीं था, मेरे पे थोपा गया सपना था जो मेरे परिवेश के और मेरे माहौल की वजह से मेरे साथ में बना रहा। तो दोस्तों जैसे ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए सीरियस हुआ और मेरे अपने सारे मसल्स को मैंने एकदम चार्ज अप किया, तभी जो लोग मुझे इस बिजनेस के अंदर लेकर आए थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को छोड़कर हम किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। दोस्तों उस समय समझ इतनी नहीं थी, बहुत कम उम्र थी। जैसा लोगों ने बोला, जो लोग मुझे लेके गए वो भी बहुत कम उम्र के थे, लगभग मेरी उम्र के थे। हमें सिद्धार्थ सर ने बहुत समझाया कि मत जाइए, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, हम दूसरी कंपनी में चले गए। दोस्तों जब मैं दूसरी कंपनी में गया तो उसके बाद मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है। अब कंपनी का नाम क्या है, क्या नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब था कि मैं अब जॉब भी छोड़ चुका हूँ, मुझे अपने आप को साबित करना है। और 20 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है, 20 से लेके 25 या 30 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है, इस उम्र में अगर आपने ज़रा सी भी गलती करी, तो आप एक करियर की जो दिशा है भटक सकती है। तो एक वो दबाव भी मेरे सर के ऊपर था। दोस्तों मैंने जॉइन किया, उस कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट करा जो मेरी सेकंड कंपनी थी और करते-करते मेरा कुछ नेटवर्क बना 200-300 लोगों का और 15-20-25 हज़ार रुपए इनकम आनी शुरू हो गई और तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे 4 साल हो चुके थे। और जैसे ही मेरा 300 लोगों का नेटवर्क बना, 20-25 हज़ार की इनकम शुरू हुई, अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की वो सारी ट्रेनिंग याद आने लगी जिसमें कहा जाता था कि एक बार आपका चेक ऐसे बना, फिर ऐसे करते-करते आप 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच जाएंगे। और मुझे अब अपनी जो रनवे है बहुत ही स्मूथ नजर आने लगा। लेकिन तभी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का वो पहला झटका लगा जो कि आपको तब तक लगता रहेगा जब तक आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हैं। जब पहली बार लगता है तो बहुत तकलीफ होती है, हैरानी होती है, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर बने रहते हैं तो आपको लगता है कि ये सब पार्ट ऑफ द गेम, आपको उसकी हैबिट पड़ जाती है और आपको फर्क भी नहीं पड़ता है। और वो झटका ये था कि जिन 200-300 लोगों की मैंने टीम बनाई थी उनमें से 95% लोग किसी दूसरी कंपनी के अंदर चले गए। जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि यार ऐसा भी होता है। जिन लोगों के साथ आप रात दिन काम करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, जब आप 2 अपलाइन डाउनलाइन साथ में काम करते हैं तो लोग ये भूल जाते हैं कि ये अपलाइन डाउनलाइन है या भाई हैं। बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, साथ खाना, साथ उठना बैठना और ऑलमोस्ट सारा समय साथ बिताना फील्ड में। लेकिन अचानक से वो लोग साइड से अलग हो जाते हैं। दोस्तों मुझे तकलीफ हुई और मेरी जो इनकम थी वो भी जाहिर सी बात है कम होनी थी और इनकम आधी की आधी हो गई। उसके बाद दोस्तों एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे दिमाग में बात ये आई क्योंकि उस कंपनी के अंदर एक ऐसा सिस्टम था कि अगर आप क्राउन डायरेक्टर हैं मान लीजिए और आपका नेटवर्क चला गया या आपका बिजनेस डाउन हो गया, आप अगर सिल्वर डायरेक्टर बन गए तो आप टेस्टिमनी के अंदर अब आप क्राउन पे नहीं जाओगे, आप सिल्वर डायरेक्टर पे ही जाओगे। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मैं अगर एक बड़े लेवल से छोटे लेवल पे इवेंट में जाऊंगा तो जो 2 4 5 7 लोग बचे हैं उनके माइंड में क्या जाएगा और मेरी खुद की सेल्फ स्टीम का क्या हाल होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इवेंट के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर बाहर नेटवर्क बनाऊंगा। 200 लोग भागे हैं, 400 लोगों का नेटवर्क बनाऊंगा और शानदार तरीके से रॉयल एंट्री मारूंगा और फिर दोबारा सेम लेवल है उससे बड़े लेवल पे आऊंगा। लेकिन थैंक गॉड उस वक्त मुझे 4 साढ़े 4 साल हो चुके थे, नेटवर्क मार्केटिंग की समझ आ चुकी थी, पैसा नहीं कमाया था लेकिन एक्सपीरियंस आ चुका था और मैं जानता था अगर मैं इवेंट से बाहर हो गया
तो मैं अल्टीमेटली सिस्टम से बाहर हो जाऊंगा। तो मैंने इस फैसले को क्रॉस कर दिया। मैंने कहा कि अब जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, चाहे कम लेवल पे जाना पड़े जाऊंगा, लेकिन मुझे कामयाब होना है। हॉल के अंदर दोस्तों बैठा, हॉल पूरा था लगभग 600 लोगों का, जिसमें मेरे मुश्किल से 5-10 लोग नहीं। और पूरे हॉल को देख के पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक जज्बात आए कि आज ये हॉल खाली है या मेरे लोगों से खाली है। एक दिन ऐसा आएगा कि हॉल पूरा मेरे लोगों से भरा होगा। पता नहीं कहां से वो जज्बात आए। ना मेरी लिस्ट थी, ना लोग थे, जो थे वो भी चले गए थे, और कुछ सामने नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो ऑटोमेटिकली अंदर से एक इनर स्टरिंग हुई। क्यों हुई? मुझे आज समझ में आता, वो इसलिए हुई कि मैंने वहां बहुत से ऐसे लोगों को देख रहा था स्टेज पे, जिनका चेक 1 लाख 1.5 लाख का था, या मुझसे कई बड़े उनके पे आउट थे। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कई लिहाज से मेरे से कमतर थे, चाहे वो एजुकेशन हो या स्पीकिंग क्वालिटी हो। तो मुझे लगा कि जब यार ये लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो 100% मैं तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। राइट? तो ये एक अंदर से एक जज्बात मेरे अंदर आए। और दोस्तों ज्यादा समय नहीं लगा, मैंने पूरी शिद्दत से काम करा और चीजें बदलनी स्टार्ट हुई। 7-8 महीने के अंदर दोबारा से मैं अपने बिजनेस को पटरी पे लेकर आ गया, और मैं लगभग 8-1 महीने के अंदर उस बिजनेस के अंदर इन 1 लाख बिल्कुल जीरो से, जब मेरा नेटवर्क खत्म हो गया था, दोबारा से 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच गया। और मैंने फॉरेन ट्रिप्स भी लिए, गाड़ी भी ली, और इस प्रकार से मेरा एक सही एक डायरेक्शन मेरी स्टार्ट हो गई। और मुझे लगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक माइलस्टोन, एक चेक होता है 1 लाख का, आज भी होता है और उस समय भी था। उस चेक तक मैं पहुंच गया, और मुझे लगा कि अब गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है और अब बढ़िया तरीके से आगे काम होगा। लेकिन मुझे फिर दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग का वो झटका लगा, जो हर बार लोगों को लगेगा जब तक इंडस्ट्री के अंदर है। बहुत से लोग बिजनेस को छोड़ के जाने लगे, क्योंकि मेरी वो जो कंपनी थी वो बाइनरी कंपनी थी। और उस बाइनरी कंपनी का एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट क्यों ना हो, आप भागोगे ज्वाइनिंग के पीछे ही। अगर आपको कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने सर बाइनरी कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने 5,000 10,000 का प्रोडक्ट मूव करा है, मेरे साथी ने मूव करा है, और कोई कहे जी इस व्यक्ति ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया है, तो जिसने 5-10 हजार का प्रोडक्ट मूव कराया है उसको आप देखोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ना उससे उतने पॉइंट मिलते हैं और ना वो किसी काम का होता है। आपका लगातार ध्यान ज्वाइनिंग पे होता है। चलिए कोई बात नहीं, वो हर जगह होता है। लेकिन दूसरा चैलेंज क्या होता है, अगर मैंने 50,000 लोगों की टीम बनाई है फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो 50,000 लोग अगले हफ्ते या अगले महीने, जैसा भी पे आउट है वीकली मंथली, अगर एक आदमी भी लेकर नहीं आते हैं, तो वो 50 के 50,000 लोग मेरे लिए बेकार है। लेकिन जबकि अगर हमारे सिस्टम के अंदर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें, अगर किसी व्यक्ति की सेल अगर 1 करोड़ है, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए, अगर 1 करोड़ रुपए में सेल है किसी व्यक्ति की, बामुश्किल उसकी ज्वाइनिंग की जो सेल होगी मेरे हिसाब से, बाकी कुछ कम ज्यादा हो सकता है, मुझे लगता है कि 5-7 लाख से ज्यादा नहीं होगी। बाकी 90 लाख 95 लाख जो उसको बिजनेस आता है, वो रीपरचेज से आता है, यानी कि जो ऑलरेडी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी परचेज से आता है। इसलिए अगर नए लोग ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो इनकम पे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से, और कुछ 2008-9 तक मैं एक चीज बताना चाहूंगा। 2008-9 एक ऐसा दौर आ गया, 7-8-9 के आसपास, जब भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नकेल कसनी शुरू कर दी, जिसके चलते लगातार न्यूज में, मीडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे हमारे सीनियर बैठे हुए राजपूत जी, संजय जी, ये लोग उस दौर को अगर याद करते होंगे उनको ध्यान होगा, 7 से लेकर 10-11 तक ऐसा एक दौर चला था। उस वक्त हुआ क्या कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिनके पास ना समझ थी, मालिकों के पास ना विजन था, जो खाली पैसा कमाने के चक्कर में इस इंडस्ट्री के अंदर कूद पड़े थे, उन सब लोगों को डर लगना स्टार्ट हो गया, और उन्होंने बिजनेस को इस तरीके से करना शुरू करा कि हम लोग सेव हो जाएं। कल को कंपनी किसी वजह से, कोई सरफिरा ऑफिसर आ जाता है या कोई सरफिरा नेता आ जाता है और इस इंडस्ट्री को बंद कर देता है, तो कम से कम हमें फर्क ना पड़े, बाकी जिसको जो पड़ता हो पड़ता रहे। इस तरह का कुछ एक माहौल 2007, 8, 9 से बनना स्टार्ट हो गया था, और जिसका असर उस समय उन सभी कंपनियों में पड़ा जिनके मालिकों के ऊपर जिनके समझ में कोई बड़ा विजन जिनके पास में नहीं था। जिसके चलते धीरे करके मेरा बिजनेस बैठना शुरू हुआ, और मैं बहुत बैड दौर से मैं गुजरना शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने प्रयास किया कि मैं कुछ करूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन इसी दौरान 2007 के मिड में
मई जून जुलाई के पास मुझे एक खबर मिली कि सिद्धार्थ जी अपनी कंपनी में बहुत परेशान चल रहे हैं और वो ऑलमोस्ट अपनी कंपनी में उन्होंने काम करना बंद सा कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। मैंने कहा सिद्धार्थ जी अगर मुझे ज्वाइन कर जाएं, मेरी एक टांग तो वैसे लंगड़ी हो चुकी है, बाइनरी के अंदर चल नहीं रही है, तो अगर सिद्धार्थ जी को मैंने ज्वाइन करा दिया तो ये तो कर ही जाएंगे, वो हमारी मेरी भी नैया पार हो जाएगी। क्योंकि मेरे गुरु रहे शुरू से, हम सबके गुरु रहे। तो उनके पास में गया और जब मैं उनके पास एक उम्मीद से गया कि ये थोड़ा सा अपनी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं और अगर इनको मैं मोटिवेट करूं तो मेरे साथ आ जाएं। उस वक्त सर को लगता था कि बहुत अच्छा कर रहा हूं, तो मेरी इमेज बहुत अच्छी थी और सर से मैं लगातार मिलता रहता था। लेकिन जब मैं सर के पास गया और सर से मैंने बात करी, तो सर का उस समय जो फ्रेम ऑफ माइंड था, वो एक दौर चलता है हर किसी के साथ में बड़ा। मैंने पहली बार और सिर्फ पहली बार और आखिरी बार उनके मुंह से एक ऐसा वर्ड सुना जिसे सुन के मेरे पैरों से जमीन निकल गई। सर ने मेरे कंधे में हाथ रखा और बोला, प्रीतम यार हमने नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर बनाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। और जैसे उन्होंने ये बात बोली, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। फिर मुझे ध्यान आया, अरे ये तो मेरे अपलाइन नहीं, तो दूसरी कंपनी के अंदर है, थैंक गॉड, राइट। फिर मुझे नजर आया कि उनके अंदर फिर मुझे एक प्रोस्पेक्ट नजर आने लगा कि इनको मैं ज्वाइन करा लेता हूँ अपने साथ में। हालांकि उनका उस समय फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट था। खैर, इसी दौरान धीरे करते 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 दिक्कतें बढ़ती गई मेरी और अब मैं बहुत परेशान होने लगा। और इसी बीच मुझे सुनने में आया कि सिद्धार्थ जी ने वेस्टिज को ज्वाइन कर लिया। जब सिद्धार्थ जी ने वेस्टिज को ज्वाइन किया 2008 में, मुझसे मिले और बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और एक रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने मुझे प्लान दिखाने के लिए, जो गिलास के अंदर जो पेपर रहते हैं, दो टिश्यू पेपर रहते हैं, उसी के ऊपर प्लान दिखाना शुरू कर दिया। और मैं ऐसा अपना सर पकड़ के बैठा हुआ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सोच रहा मन ही मन के अंदर, ये 600 रुपए का मुझे प्लान समझा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि सामान मिलेगा, क्या तो खुद खाएंगे क्या कंपनी खाएगी। सर ने पूरा प्लान समझाया। मैं कहा सर आपको मुबारक हो, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आप 10 साल बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कंपनी चेंज करने का, आपको सही कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए था। सही कंपनी उनकी, मेरी नजर में मेरी कंपनी थी। खैर, अपना बच्चा सबको प्यारा होता है। सर ने कहा प्रीतम ऐसा है, वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है, मिलते रहेंगे। और हम निकल गए। 1 साल बाद खबर आई कि सर ने का चेक 3.5 लाख का हो गया और मर्सिडीज बेंज ले ली है। अब मुझे टेंशन इस बात की कि सिद्धार्थ सर झूठ तो बोलते नहीं है। जनरली नेटवर्कर क्या होता है, अगर 3 का 5 करता है, लेकिन सिद्धार्थ जी की आदत क्या है, अगर 3 होगा तो 2.5 करेंगे। मतलब वो बढ़ाने के बजाय वो कम करके चीजों को बताते हैं, या तो बताते भी नहीं। मर्सिडीज की खबर आने लगी, मैंने कहा मर्सिडीज कैसे ले ली। अब सिद्धार्थ जी ने ले ली है तो ये झूठी भी नहीं हो सकती। बड़ी दुविधा से होने लगी। इस बीच में सर से मिला, देखा मर्सिडीज ले ली और उन्होंने मुझे अपने हाथ ड्राइव करने को भी दी। खैर, उसके बाद मुझे लगा कि यार सिद्धार्थ सर के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, ये तो कहीं भी कर सकते हैं। उसका दोस्तों में खबर आती, कभी 5 लाख का चेक हो गया, कभी 7 लाख का, कभी 8 लाख का, कभी 9 लाख का, कभी 10 लाख का, ऐसे काम चलता रहा। और उनसे मैं जब जब मिलता था, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार कॉल किया वेस्टीज के लिए, उसका दोबारा कभी कॉल नहीं करा। लेकिन जब भी मिलता था वो बड़े खुश, बड़े मजे में और बहुत ही एक्साइटेड। अब मैं सोचा मन ही मन में कि यार नेटवर्कर को तो परेशान होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, कर्जे में होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई दूसरा नेटवर्कर मिल जाए तो उसको खींचने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। कि इनमें से एक काम भी ये नहीं कर रहे हैं। ये वाकई में यार, ये कौन सी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हैं जहां पर ये इतना मजा, इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना बढ़िया सब कुछ है। उनके साथ मैं फ्रेंड्स जब भी रहता था, जो भी थोड़ा समय बिताता था, मैं जब अगले दिन उठता था, मैं कहता था आज के बाद इनसे बिल्कुल नहीं मिलूंगा। क्योंकि उनसे मिलने के बाद में मैं अपनी कंपनी के लिए नेगेटिव रहता था। और उसके बावजूद कि वो मेरे लिए, मुझे एक बार भी नहीं बोलते थे कि तू मुझे ज्वाइन कर। खैर दोस्तों, मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया। उनके फोन आते थे, उनका फोन उठाना बंद कर दिया। और मैं अपने आप को फोकस करके काम पे लग गया। और ये होना भी चाहिए। जब आप एक जगह फोकस हैं तो आपको दाएं जो भी चीज आपका ध्यान भटका रही है, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। खैर दोस्तों, इस बीच में जब जैसे दिए में आखिरी लौ जब जलती है ना, जब बुझने वाला होता है, तो उसकी लौ बड़ी ऊपर जाती है। सेम तरीके से जब मैं पूरी तरीके से टूट गया, मैंने फिर लास्ट में मैंने क्या काम किया, मैं यहाँ से जयपुर गया। जयपुर जाकर मैंने कुछ कर्जे पे पैसा लिया और ब्याज पे, और जयपुर गया। जयपुर जाके मैंने रेंट पे फ्लैट लिया और वहां जाके वो काम किया जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे खराब काम है नेटवर्किंग करने के लिए। मेरी नजर में, हो सकता है किसी लिए काम किया हो, लेकिन मेरी नजर में बड़ा खराब काम है। और वो काम मैंने ये किया, पेपर में ऐड डालकर लोगों को बुलाकर नेटवर्क बनाने का प्रयास किया। खूब मेहनत करी, उसके अंदर हुआ कुछ नहीं। खैर, तो मैं जयपुर में दोस्तों सेटल हो गया कुछ समय के लिए। और एक दिन सिद्धार्थ सर का मुझे फोन आया और मैंने सर फोन उठा के देखा, उनको हम भैया बोलते हैं, तो भैया लिखा हुआ था। मैंने कहा अब चलो, अब बहुत समय हो गया, बात भी नहीं हुई है, यहाँ मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, तो मिल भी नहीं पाएंगे, तो फोन पे बात कर लेता हूँ। मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहे यार तू तो बहुत बड़ा आदमी होगा, तो फोन ही नहीं उठाता।
मैंने कहा भैया बस ऐसी है, वो ये उधर की बात बनाई। कह चल अच्छा तू है कहाँ पे अभी? मैंने कहा सर मैं तो अभी जयपुर में हूँ। जयपुर में कहाँ पर? मैं कहा जी जयपुर में एक जगह पड़ती निर्माण नगर, आपको शायद पता नहीं होगा, वहां पर रह रहा हूँ फ्लैट पे, रेंट पे। कह रहे मुझे सब पता है, मैं भी अजमेर में हूँ और 2-3 घंटे में तेरे घर पहुंच जाऊंगा, खाना मैं तेरे साथ ही खाऊंगा। अरे मैंने कहा भाई तो धप्पा कर दिया। और उसके बाद सर मेरे घर पे आए और उनको जब मैंने देखा और उनका मैंने पे आउट देखा और तमाम चीजें देखी और धीरे धीरे करते उसके बाद मुझे लगा कि सर तेजी से ग्रो कर रहे हैं और मैं अपने बिजनेस के अंदर डाउन जा रहा हूं। फिर दोस्तों 2012 में मैंने खुद सर को स्वयं फोन किया और फोन करके मैंने सर से कहा सर मुझे वेस्टीज ज्वाइन करना है। कह रहे यार तुझे वेस्टीज ज्वाइन करना करा तो दूंगा, लेकिन अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कुछ कोई कंपनी ट्रिप है? कह रहे नहीं कंपनी ट्रिप नहीं है, अकेला ही जा रहा हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई वाह, यहाँ हमारे छोले बिक रहे हैं, सर ऑस्ट्रेलिया मैच देखने जा रहे हैं। मैंने चीज बढ़िया है। मैं सर वापस कब आओगे? कह रहे भाई 1 हफ्ते में आऊंगा। सर 1 हफ्ते बाद आए और उसके बाद दोस्तों मैंने फिर वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करी। अब जब दोस्तों मैंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करी, एक जो बहुत बड़ी गलती मैंने करी मैं आप सबको बताना चाहूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत नेटवर्क था, जिसके चलते मुझे अर्ली सक्सेस इस बिजनेस के अंदर मिल गई। राइट, वो अलग बात है कि जो लोग मेरे साथ में थे, जो मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर शुरुआती दौर में आए थे, उनमें से ज्यादातर लोग 17, 18, 15, 16 साल के थे, क्योंकि मेरी पिछली कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट था मेन वो कंप्यूटर एजुकेशन था, जिसके चलते जो जेंट्री होती थी वो बहुत कम एज की होती थी। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, जब उनको लेकर आया, तो जल्दी जल्दी लेवल तो मिल गया मुझे डायमंड डायरेक्टर का 4-5 महीने में, लेकिन वो सारा का सारा नेटवर्क बैठ गया। कारण ये था कि 15, 16, 17 साल के बच्चे थे, 18, 19 साल के, उनके घर में चाय कौन सी आएगी उनकी मम्मी डिसाइड करेगी, उनके घर में डीओ कौन सा आएगा उनकी मम्मी डिसाइड करेगी, सप्लीमेंट क्या आएगा उनके पास कोई राइट नहीं था। और बिल्कुल एकदम वो नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट से टेंजिबल प्रोडक्ट की तरफ चले गए, तो वो सारे लोग बैठ गए। खैर, लेकिन दोस्तों शुरुआत में जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया इस बिजनेस के अंदर वो ये आया कि मेरा माइंडसेट ये था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे काफी समय हो चुका है और मैं ज्यादा बेहतर इसको जानता हूं। तो जो इसका सबसे बेहतरीन बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का सिस्टम था, मुझे उससे ही परेशानी थी, और वो था सक्सेस सेमिनार। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सक्सेस सेमिनार होता है, ये सक्सेस सेमिनार से बेहतर सेमिनार या कोई इवेंट मैं जानता हूं, मैं करूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। इसके चलते शुरुआत के 3 साल कम से कम मैंने इवेंट को प्रमोट नहीं किया। प्रमोट से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आता नहीं था, मैं आता भी था, टीम लेके भी आता था, लेकिन जो एक बिलीव होता है इवेंट के अंदर जाने का कि इस इवेंट से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, वो मेरा इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि इससे ज्यादा बेहतर अच्छा इवेंट हो सकता है, जब मैं कैपेबल बनूंगा तो मैं करूंगा। लेकिन वहीं मैंने क्या देखा, बहुत से लोगों को जिन्होंने लगभग मेरे साथ ही बिजनेस स्टार्ट करा और उन्होंने इवेंट को एक तरीके से भगवान बना दिया। उनकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि आज वो पूरे नॉर्थ के अंदर और इवन इन इंडिया के अंदर उनका एक एग्जांपल दिए जाते हैं। उदाहरण से आपको समझाऊंगा कैसे। मैं इवेंट की एक टिकट लेने जा रहा हूं काउंटर पर, चाहे वहां पर आंटी जी हैं, राजेश्वरी मैम है या कोई वॉलंटियर है, उनसे मैं कहता हूं मुझे 5 टिकट चाहिए इवेंट की। तो वहां से जवाब आता है सक्सेस सेमिनार की टिकट खत्म, कोई टिकट नहीं है। अच्छा खत्म होगी, वापस। अब मैं नीचे जाता हूँ, मुझे नीचे सीढ़ी में मिलते हैं डीसी राजपूत जी। मैं कहा सर कहाँ जा रहे हो? टिकट लेने जा रहा हूँ। कितनी? 20। मैं सर रहने तो मिलेगी नहीं। कह रहे कोई नहीं, ट्राई करके देखते हैं। मैं कर लो ट्राई, कुछ मिलने का ही नहीं। संजय यादव जी से मिलता हूँ नीचे। संजय यादव जी कितने, कहाँ जा रहे हैं? यार टिकट लेने जा रहा हूँ। कितनी? कह रहा है कुछ टिकट का जुगाड़ कर दो प्रीतम भाई। मैं कहाँ से कर दूं, मेरे 5 लोग नहीं जा रहे, मैं आपको कहाँ से कर दूं? कितनी टिकट चाहिए? 40। अरे मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, जीरो हटा दो तो भी टिकट नहीं मिलने वाली। फिर क्या ऐसी रिजवान जी, संतोष जी, फिर मैं क्या देखता हूँ इनमें, जब इवेंट शुरू हो रहा है उसके 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद इनके सारे के सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूं, और ये मैं सोचता था चलो 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, हो जाता होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने एक फर्क महसूस किया कि मैं इवेंट प्रमोट करने में मैं बहुत पीछे हूं। इनके पास प्लस पॉइंट क्या था कि इन्होंने एक चीज को पकड़ लिया, इन्होंने, और इनसे मेरा मतलब है ऐसे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर तेजी से ग्रो करा, कि इन्होंने इवेंट से बड़ा किसी को भी नहीं बनाया, किसी को भी नहीं बनाया, सबसे बड़ा इवेंट, जिसके चलते इन लोगों ने या कुछ लोगों ने इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट करा। जब मुझे दोस्तों ये बात समझ में आई, उसके बाद मैंने भी इवेंट को दिल से प्रमोट करना शुरू करा। और उसके बाद आज, जैसे कि अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन उससे पहले मेरे खुद के नेटवर्क के अंदर 7-8 जगह बड़े बड़े इवेंट होने लगे थे।
राइट, दोबारा फिर शुरू करेंगे इसके बाद में। तो मेरा दोस्तों कहने मतलब यहाँ पर ये है कि मैंने एक गलती करी, वो ये करी कि मैंने अपने अपलाइन की बातों को नहीं माना और चीजों को फॉलो करा, लेकिन करने के लिए करा। जैसे कहते हैं ना, आप कहीं बैठे हुए हैं तो किसी कुर्सी पे आप कुर्सी गर्म करने के लिए बैठे हुए हैं या कुछ समझने के लिए बैठे हुए हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सोच से वहां बैठे हुए हैं, राइट। तो दोस्तों ये मेरा इनिशियल रहा। उसके बाद मैंने कुछ चीजों को फॉलो करा, धीरे धीरे करके मैं बिजनेस के अंदर आगे गया, मुझे फॉरेन ट्रिप मिला। लेकिन जैसे ही मैं डायमंड एक्टर बना, उससे चंद महीने बाद, कुछ महीनों बाद में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का वो झटका लगा जो पहली बार लगता है तो बहुत तकलीफ होती है, हैरानी होती है, लेकिन जब बाबा लगता है उसकी हैबिट बढ़ जाती है। वो ये था, मेरे डायमंड एक्टर बनते मेरी 3 लाइनें दूसरी कंपनी में चली गई। जब दूसरी कंपनी में लाइन चलेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से नेटवर्किंग के अंदर साल हो चुका था, पता था ये सिस्टम का हिस्सा है। हमारे बिजनेस के अंदर जो दरवाजा है उसमें कुंडी नहीं होती, आदमी आता भी अपनी मर्जी से, जाता भी अपनी मर्जी से, राइट। लेकिन मैंने अपने माइंड को अपनी इनकम के लिए प्रिपेयर कर दिया। अच्छा, लोग चले गए, इसका मतलब अब इनकम अगर मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख का आधा 50,000 और 50,000 का आधा 25,000, मेरी इनकम 25,000 हो जाएगी। उसके हिसाब से मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और समझ में आया कि एक लंबा एक संघर्ष दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपलाइन की गाइडलाइंस की वजह से और वेस्टिज के सिस्टम की वजह से। क्या हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ। जब मेरी 3 लाइनें दूसरी कंपनी के अंदर चली गई तो सिद्धार्थ सर का मुझे लगातार बाबा फोन आने लगा, प्रीतम तू 4 लाइनों में काम कर रहा है, 2 लाइन और खोल, 2 लाइन और खोल, 6 लाइन कर, 6 लाइन कर, 6 लाइन कर। और फिर मैं कहता था यार सर को दिखता नहीं, मेरे 3 लोग तो पहले ही भाग गए, मैं उनको संभालूं या जो नए लोग और इंट्रोड्यूस करूं। एक दिन मैंने सर को बोल दिया, मैंने कहा सर आप ना कृपया करके कुछ महीनों के लिए मुझे ना 2 लाइन का प्रेशर मत बनाइए। कह रहा क्यों, क्या हो गया। मैं कहा जी जो लोग चले गए हैं उनको संभाल रहा हूँ। कह रहे कैसे संभाल रहा है। मैंने कहा सर जो लोग बच गए हैं उनके साथ मिलकर जो लोग चले गए उनकी बुराई करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, ताकि वो लोग ही बच जाएं। कह रहे तो बहुत बढ़िया करा, करता रहे, बहुत आगे जाएगा। मैं सर ताना सा मार रहे हो, क्या करूं फिर। कह रहे कुछ करना चाहता है तो मेरी 1-2 बातें मान ले, वो फॉलो करेगा तो इस सिचुएशन से तू अपने नेटवर्क को बाहर निकाल लेगा। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ऐसे। उन्होंने ये बात मुझे बोली। मैं ठीक है सर बताओ क्या करना है, जो बोलोगे करूंगा। कह रहा पहला काम तो ये कर कि जो लोग चले गए उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कर दे। अरे मैं सर कैसी बातें कर रहे हो, वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, बाले साहब के बारे में बोल रहे हैं, गुस्सा तो आता है। कह रहा तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, मुझे आज भी याद है कि तू यहाँ बुरा मानने के लिए, गुस्सा करने के लिए आया, बिजनेस करने के लिए आया है। ऐसा बात समझ में नहीं आई। कह रहा दोबारा पूछ रहा हूँ, तूने वेस्टीज को बुरा मानने के लिए, गुस्सा करने के लिए ज्वाइन किया है या बिजनेस डेवलप करने के लिए किया है। मैं जी बिजनेस करने के लिए किया है। तो ये बिल्कुल जो बिलो एवरेज लोग जैसी बातें करते हैं, जैसा आम आदमी बात करता है तो वैसी बातें क्यों कर रहा है, मुझे बुरा लग गया, बुरा लग गया, ये तो आम आदमी बात करता है। जैसे उन्होंने बात बोली मैंने कहा यार मैं आम आदमी तो नहीं हूँ, मैं ठीक है सर नहीं करूंगा बुराई, अब बताओ सर। कह रहे दूसरा काम ये कर, ये काम कर, जो लोग तेरे बच गए उनको ये बोल कि भाई जो लोग चले गए उनको नहीं जाना चाहिए था। ये बात 2012-13 की है। वेस्टीज बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है। ये 12-13 बोला था और आज तो साबित हो चुका है। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी में चला गया है, भाई मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ में है, वो तरक्की करें, आगे जाएं। लेकिन कभी भी उनको लगता है कि वेस्टीज में दोबारा वापस आना चाहिए तो उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले, वो कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है सर, और बाकी दूसरा काम क्या करूं। कहा दूसरा काम ये कर, जो लोग बच गए हैं वो क्यों बचे हैं, क्योंकि या तो वो उनको पसंद नहीं करते हैं या जिस कंपनी में वो गए उनको उसे पसंद नहीं करते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप काम ये कर कि उनके साथ अपनी एक्टिविटी को 3 गुना बढ़ा दे। मैं सर किस प्रकार से। उन्होंने कहा कि अगर तू वहां पर हफ्ते में 1 बार जाता था, अगर तेरा किसी एरिया में नेटवर्क है, अब वहां हफ्ते में 3 बार जा। अगर महीने में 1 बार जाता था तो 3 बार जा। तो ये काम कर, तेरा नेटवर्क दोबारा से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम पे फोकस कर। दोस्तों मैंने यही काम करा और चंद महीनों के अंदर दोबारा से मेरा नेटवर्क पटरी पे आ गया, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम मुश्किल दौर में होते हैं, टफ टाइम में होते हैं, उस वक्त जो हम सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, हम उस वक्त उन लोगों की बात सुनते हैं, उन लोगों का साथ पकड़ लेते हैं जो मेंटली पहले से डाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी 3 लाइनें दूसरी कंपनी में चली गई, अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसके साथ सेम ऐसा ही हुआ है और अभी भी उससे भटक रहा है। उससे जब पूछता हूं तो वो और नेगेटिव होता है। ऐसे करके आदमी बिल्कुल दलदल में घुसता चला जाता है। लेकिन सही चीज क्या है, जो आपका सक्सेसफुल अपलाइन है, कोई भी है जो आपको इंस्पायर कर सकता है, उसके साथ बने रहें, उसको सुने, उसकी गाइडलाइन को फॉलो कर कर आपको एक रास्ता मिलता है, एक दिशा मिलती है कि मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना है, जो कि मुझे
मेरे मेंटर और हमारे, और इस प्रकार से संजय जी भी यहाँ पर है। बहुत सारे जो हमारे क्रॉस लाइन में, जिनको हम लव लाइन भी बोलते हैं, इन लोगों से मिलकर बात कर कर इंस्पिरेशन मिली और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिली। तो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी। इस जर्नी में जो कुछ थोड़ी बहुत सफलता मैंने हासिल करी, हालांकि वेस्टेज के समंदर में हमारी सफलता बूंद बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर करना चाहूंगा। 2015 में क्राउन डायरेक्टर को अचीव करा, 18 में यूसीडी किया, 19 में डबल क्राउन डायरेक्टर किया। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था दोस्तों, मेरा पहला पे आउट 80 रुपए का था और हाईएस्ट पे आउट वेस्टीज से लगभग पौने 6 लाख रुपए के आसपास का है, जो अब बहुत जल्दी इसको मैं 10 लाख क्रॉस करने वाला हूँ, राइट। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था दोस्तों, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। कारण क्या है कि 3,000 रुपए की नौकरी के अंदर कहाँ से आपके पास में साइकिल आएगी। अब वेस्टीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद में पहली कार होंडा सिटी, दूसरी कार होंडा में, तीसरी कार आप देख सकते हैं 42 लाख रुपए की ऑडी Q3 है। अभी कोविड आ गया, जिसके चलते मैं फ्लैट, मैंने अपना एक लगभग 1 CR का मैंने फ्लैट लेना था। कोविड के चलते मैंने अभी उसको पोस्टपोन कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में फिर मैं अपने लिए फ्लैट भी ले रहा हूँ, राइट। और इनकम की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, तो ईयर वाइज मैं इनकम यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा अपनी। यहाँ पर 2012-13 में मेरी टोटल इनकम रही 8,33,391 रुपए। इसके बाद दोस्तों, उससे अगले साल 13-14 में मेरी इनकम रही। ये वो साल है जिस साल मैं सोच रहा था इनकम आधी की आधी हो जाएगी, यानी कि 8 लाख की आधी 4 लाख, 4 लाख की आधी 2 लाख, क्योंकि नेटवर्क भाग गया था। लेकिन अपलाइन की गाइडलाइन को माना और वेस्टेज के सिस्टम बिलीव रखा, तो देखिए इनकम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वही 8,05,218 पूरे साल की इनकम, राइट। इसके बाद दोस्तों 14-15 के अंदर टोटल इनकम रही मेरी 12,18,000। 15-16 में इनकम रही 21,70,000 के आसपास। उससे अगले साल इनकम रही 24 लाख समथिंग, 24.5 लाख। उसके बाद 17-18 के अंदर इनकम रही 26,06,745। उससे अगले साल इनकम रही लगभग 38,10,000। उससे अगले साल इनकम रही लगभग 45,000, 25,220 रुपए। ये दोस्तों मेरी आमदनी रही लगभग, जो मैं इस इनकम से मैंने अर्न करा, और बहुत जल्दी इनकम डबल होने वाली है, राइट। तो ये सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि सिस्टम हमारा हमें सपोर्ट करता है, और मैंने अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो किया, और विशेषकर उनको मैंने देखा जो लोग मेरे से ज्यादा कामयाब हैं, राइट। जैसे संजय जी यहाँ पे हो गए, और डीसी जी हैं, और राणा जी यहाँ पर, और तमाम लोग हैं। ये क्या एक्टिविटी करते हैं, उनको उनको देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, आज भी समझता हूँ, और जो मुझे लगता है मेरे अंदर कमी है, उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। कुछ लम्हे मैंने यहाँ पे दोस्तों मैंने मुझे मिले हैं फॉरेन ट्रिप के रूप में, आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, राइट। ये क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये एक बहुत ही एक क्या कहते हैं, मेन कारण होता है इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। और मेरे लिए अगर कोई पूछे आप, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बाकी सब चीजें हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी मुझे ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, चाहे वो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए करनी पड़े या घूमने फिरने के लिए करनी पड़े, राइट। ये मेरा पहला ट्रिप है दोस्तों, यूरोप ट्रिप, जहां पर मैं सिद्धार्थ जी के अलावा किसी और को नहीं जानता था। तो सारी फोटोग्राफ उन्होंने खींची है। यहाँ पर हम यूरोप के 3 देशों में गए, जैसे कि एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, और फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो ये आप देखते हैं एम्स्टर्डम है ये, राइट। पेरिस वहाँ का एफिल टावर, वहाँ का डिज्नी वर्ल्ड। इसके बाद ये अगला हमारा ट्रिप था टर्की ट्रिप, जहां पर काफी सारी लीडरशिप यहाँ पर गई थी। संजय सर भी यहाँ पर है, और सिद्धार्थ सर भी यहाँ पर है, और तमाम लीडरशिप यहाँ पर है जिसको एंजॉय कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये फोटोग्राफ उस ट्रिप की आप देख सकते हैं, सारी लीडरशिप यहाँ पर है, राइट। ये देख सकते हैं इन लोगों को आप। इसके बाद दोस्तों लंदन एंड स्कॉटलैंड मेरे लिए एक यादगार ट्रिप रहा दोस्तों। ये इसलिए रहा, बताना चाहूंगा थोड़ा समय लेके इसके बारे में। इस ट्रिप पे 7 दिन का कंपनी का ट्रिप था। सिद्धार्थ सर का हमें फोन आया, सर ने हमें बोला कि आप इतना पैसा अगर दे दें तो 7 दिन पहले हम जा सकते हैं लंदन। टोटल हमारे 15 दिन या 14-15 दिन हो जाएंगे लंदन घूमने के। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम कंपनी के ट्रिप शुरू होने से पहले 7 दिन पहले लंदन चले गए। पीछे जो आप देख रहे हैं, इस फ्लाइट के अंदर शायद 5-6 रूम थे। ये रूम रेंट पे लिया हम लोगों ने। यहाँ पर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम खुद बनाते थे, क्योंकि हमारे साथ में चंचल जी भी थी, कुमार कुलविजय जी की फैमिली थी, आंटी जी भी थी, और उसके बाद में पूरा दिन भर हम घूमते थे। तो लंदन में हम इस प्रकार से घूमते थे जैसे मान लो हम इंडिया के अंदर घूम रहे हैं, वहाँ की बसों में, वहाँ की ट्रामों में, वहाँ की रेलों में, वहाँ की मेट्रो को वहाँ ट्यूब बोलते हैं, वहाँ की ट्यूब में बहुत हम लोगों ने वहाँ पर एंजॉय किया। और ये अलग अलग वहाँ की क्लिपिंग्स है जो आप देख सकते हैं, राइट। तो जब तक कंपनी का ट्रिप पहुंचा तब तक वहां पर हम काफी कुछ एंजॉय कर चुके थे, राइट। ये संजय जी यहाँ पर हमारे साथ में, ठीक।
उसके बाद ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी का ट्रिप वहां पे मैंने यहाँ से लिया, और उसके साथ इस बीच में एक ट्रिप, और हाँ एक स्पेन का ट्रिप भी यहाँ एक बीच में आया था, स्टार क्रूज। ये मेरे लिए लंदन एंड स्कॉटलैंड के बाद सबसे ज्यादा यादगार ट्रिप है, इसको मैं नंबर 1 पे रखूंगा अभी तक जो मैंने 15 देशों की यात्रा करी। क्यों? उसका एक कारण है। देखिए, इस ट्रिप में आप में से बहुत सारे लोग जरूर गए होंगे, 1800 के आसपास पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर थे, और हम हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर बीच समंदर में कहाँ पे थे ये हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। लेकिन कमाल की बात क्या थी, हिंदुस्तान से इतना दूर होने के बावजूद भी आप देखेंगे इस पूरे, ये सबसे ऊपर जो डेक होता है वहां पर डांस पार्टी चल रही थी, रेन डांस चल रहा था। यहाँ आप देखेंगे हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां से यहाँ लोग ना हो। कहीं हमारे हरियाणा के भाई खड़े हुए हैं, तो कहीं हमारे मद्रास के भाई, साउथ के भाई खड़े हुए हैं, कहीं यूपी के, तो कहीं बंगाल के, कहीं मिजोरम के, कहीं आसाम के। हर जगह से, शायद हर जगह से ऑलमोस्ट कोई ना कोई लोग वहां पे थे। मुश्किल से एक आदमी 50, 100, 150, 200 लोगों को जानता होगा, बाकी लोगों को नहीं जानता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी दो चीजें हमें कनेक्ट कर रही थी। नंबर 1, हम सारे भारतीय थे, और नंबर 2, हम सारे वेस्ट इंडियन थे। तो हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हिंदुस्तान को हम साथ लेके घूम रहे थे। कमाल की फीलिंग थी। कहीं भी ये जहाज रुकता था किसी मार्केट में, उसके बाद जब वो मार्केट में लोग घुसते थे तो उन मार्केटों में जो हाल होता था, कमाल की बात है, बस मतलब दुकानें भरी जाती थी। और कहीं कोई भटक जाता था तो कोई किसी से पूछता था, भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा? वो कहता था, भैया मैं भी वेस्ट इंडियन हूँ, मेरा कार्ड नहीं देखा आपने? अरे यार तुम भी वेस्ट इंडियन हो। तो वहां पर वेस्ट इंडियन आपको नजर ही नहीं आता, इतना बढ़िया वहां माहौल था, लगता था पूरे शहर को हमने हाईजैक कर लिया है। बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस, राइट? बड़ा मजा आया। और उसके बाद एक ट्रिप और अभी लास्ट गया था, शायद वो दोबारा थाईलैंड, याद नहीं रहता, थाईलैंड गया था, उसको भी हमने खूब एंजॉय किया। तो दोस्तों ये मेरा एक सफर रहा छोटा सा, जो मैंने यहाँ पे अचीवमेंट हासिल करी। नेटवर्क के अंदर बहुत से लोग हैं जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि एक सही प्लेटफॉर्म के अंदर काम करा और राइट मेंटरशिप को फॉलो किया, जिसके चलते मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो दोस्तों ये था मेरे बारे में। और अगर समय है तो आधे घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसके जरिए मैं कुछ अपने अनुभव आपके साथ बांटना चाहूंगा, अगर अभी समय है हमारे पास में तो। जी जी प्रीतम जी, हम जरूर सीखना चाहेंगे आपसे। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप एक छोटी सी ट्रेनिंग है जो मैंने बनाई है, 5 स्टेप्स टू सक्सेस, और यही ट्रेनिंग मैं करता हूँ, और मैं बहुत आलसी हूँ, इसके अलावा मैं 4 साल से ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली वो स्टेप्स हैं जिनको आपको आत्मसात करना होता है, जो जिनको आपको अपनाना होता है। और ये ऐसे स्टेप हैं जो आपके अप्लायंस और आपके सिस्टम ट्रेनिंग के अंदर आपको बार बार आपको रिपीट भी किए जाते हैं, आपको सिखाए भी जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब किसी घर में जब चाचा जी आते हैं ना, वो अगर केले लेके आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। घर में पापा जी पूरा खजाना भर देना तो भी लगता है आपने करा क्या हमारे लिए। लेकिन चाचा अगर केले लेके आ जाते हैं, जलेबी लेके आ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरा कहने मतलब यहाँ पर है कि उसी बात को अगर कोई और व्यक्ति बताता है तो कई बार क्या होता है, हम उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर पाते हैं। कैसे भी करें, मकसद इस बात से है कि चीज हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए, राइट? तो ये 5 स्टेप्स है, मेरा मानना है कि इनको अगर हम फॉलो करते हैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर विशेषकर, तो हम इस बिजनेस के अंदर एक सही स्टार्ट ले सकते हैं। हम इस बिजनेस के अंदर एक राइट स्टार्ट ले सकते हैं अगर इन 5 चीजों को हम अपने अंदर, अपने आचरण में आत्मसात कर लें या अपने अंदर उतार लें, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट स्टेप, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको सबसे पहले एक बात को अंडरस्टैंड करना है कि आपको इस बिजनेस के अंदर कोई भी बदलाव आपको अपने अंदर चाहिए, अपने जीवन में चाहिए, तो उसके लिए आपको बदलाव आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं, आपके अप्लायंस पे आपको सिखाते रहते होंगे, माइंड सेट, राइट? अब मैं कई बार लोग मुझे बोलते हैं, सर माइंड सेट की ट्रेनिंग कर दो। मैं कहता हूँ, भाई माइंड सेट की ट्रेनिंग तब करूंगा जब तुम्हारे अंदर पास माइंड होगा। माइंड नहीं है तो सेट क्या सेट करूंगा? मजाक की बात है। लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी सफलता के अंदर जो 80% जो रोल होता है वो आपके माइंड सेट का होता है, बाकी 20%, 10% रोल होता है आपकी स्किल्स का। हालांकि स्किल्स की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन स्किल तब ट्रिगर करती है बेहतरीन तरीके से जब आपका माइंडसेट उसको सपोर्ट करता है, राइट? वरना आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों के पास बहुत जबरदस्त स्किल्स होती है, उसके बावजूद भी वो वहां नहीं होते जिनको जहां होना चाहिए था, कारण उनका माइंडसेट उनको सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि आपको बदलना क्या है, अपने सोचने के तरीके को बदलना है। देखिए, एक बात बहुत साफ है, वो ये कि हम में से जितने लोग नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा लोग जॉब बैकग्राउंड से या जॉब
बैकग्राउंड की जो फैमिलीज होती है उससे बिलोंग करते हैं, राइट। 10-1% लोग होते होंगे जो शायद जो बिजनेस फैमिली से ऑलरेडी होते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग या तो कहीं नौकरी करना चाहते थे या किसी नौकरी वाले परिवार से आ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि बिजनेस मैन वाली सोच को अपने अंदर डेवलप करना, ये आसान काम नहीं है। एक आदमी के परिवार के अंदर एक जॉब का एक पूरा सिलसिला चला हुआ आ रहा है और उससे अचानक कह दिया जाए कि आपको बिजनेस करना है और वो उसके तैयार भी हो जाता है, लेकिन खाली फॉर्म भरने से, ज्वाइन करने से, कुछ सामान अपने घर में लाने से और इवेंट में जाने से, ये आपकी सिर्फ एक इसका हिस्सा है। लेकिन अगर यहां से अगर आपको यकीन नहीं होगा कि मैं एक बिजनेस के अंदर आया हूं, तब तक आपके आपके अंदर बिजनेस जन्म ले ही नहीं सकता। जब तक आपको दिमाग के अंदर नहीं आएगा, वो हकीकत में नहीं होगा। तो पहला आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है, जिसके अंदर आपको ये मानना है कि मैंने एक प्रॉपर बिजनेस को ज्वाइन किया है और बिजनेस अपने आप को जमने में समय लेता है। बिजनेस के अंदर टाइम मायने नहीं रखता है, इस बात को आपने समझना है। होता क्या है, जब हम जॉब बैकग्राउंड से आते हैं तो हम 2 महीने काम करते हैं तो हमें 2 महीने की सैलरी मिलती है, 4 महीने काम करते हैं तो 4 महीने सैलरी मिलती है। अगर 2 महीने सैलरी नहीं मिलती, हम कहते हैं हमें 2 महीने की सैलरी नहीं मिली, 2 महीने की। 4 महीने की सैलरी मिल जाती है, पिछले 4 महीने से सैलरी मिल रही है। अभी कोविड के अंदर पिछले 4 महीनों से कई लोगों को 75% सैलरी मिल रही है, कई लोगों को आधी मिल रही है, कुछ लोगों को मिल ही नहीं रही है। यानी कि उनको पता है कि कितने महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कितने महीने सैलरी मिल रही है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप और हम जॉब के अंदर समय को देखकर अपने पैसे का आकलन करते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर आपको समय का पैसा नहीं मिलता है। आपको 2 साल हो जाए, हो सकता है आपके पास 1 रुपया ना आए, आपको 15 साल हो जाए, आपके पास 1 पैसा ना आए। आपको यहाँ पर जो इनकम आती, वो आपको आपको रिवॉर्ड की आती है। आप क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी आपको इनकम आती है। अभी पीछे करके कंपनी ने कुछ शायद प्लान में कुछ बदलाव हुआ था या कुछ, मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों को याद होगा कि उसमें कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ शायद ये जो हमारा फंड चलता है, स्कीम फंड चलता है, उसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी हमारी इनकम इतनी ज्यादा आ जाएगी। तो मुझे लोगों के फोन आया कि सर इतना चेक बनना था, इतना चेक बना। तो मैं उनसे एक बात बोलता हूँ, तुम्हारे पास एक दुकान है, उस दुकान में तुमने पूरे महीने भर में 25 पैसे की माचिस बेची, ठीक। अब 25 पैसे की माचिस बेचने के बाद में अब खाते में अब हिसाब लगा रहे हो कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। भाई 5 पैसे का तो प्रॉफिट होगा मेरे भाई, 25 पैसे की माचिस बेचोगे। आपको बिजनेस के अंदर जो इनकम आती है वो वॉल्यूम के ऊपर आती है, सेल्स के ऊपर आती है, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको इस बिजनेस के अंदर जो इनकम आएगी वो आपके रिजल्ट के ऊपर आएगी, आप कितना समय दे रहे हैं उसके ऊपर नहीं आएगी। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, आपका जो रास्ता है वो आपको साफ नजर आने लग जाएगा और आपको एफर्ट डालने में मजा आएगा, राइट। तो ये माइंडसेट आपको पहले अपना चेंज करना है कि आप एक बिजनेस के अंदर हैं, आप जॉब के अंदर नहीं है। दूसरी चीज जो आपको चेंज करनी है, पीपल यू मीट एंड हैंग अराउंड, यानी कि उन जो लोग जिनके साथ आप मिलते हो, जिनके साथ समय बिताते हो, उनके अंदर बदलाव करना। अगर वो लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, देन फाइन, वेरी गुड, कैरी ऑन विद देम, उनके साथ लगे रहें, आप 100% कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर वो लोग ऐसे हैं जिनके साथ बैठकर आपके अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी रहती है वो भी खत्म हो जाती है, तो उनसे इमीडिएटली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। क्यों दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, आप सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे, जिन जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका एवरेज, उनकी इनकम का एवरेज आपकी इनकम होती है। अगर वो 5 लोग 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आपकी इनकम भी 20-25 हजार रुपए होगी। पर आप में से कई लोग कह सकते हैं नहीं सर, मैं जिन 5 लोगों के साथ रहता हूं वो तो कमाते हैं 20-25 हजार रुपए, मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए है। तो 5-6 महीने वेट कीजिए, आपकी इनकम भी 20 हजार रुपए आ जाएगी। सर संगत से ही रंगत आती, जैसे लोग आप उठोगे बैठोगे वैसे ही आप हो जाओगे। तो अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आपको इस बिजनेस के लिए नेगेटिव करते हैं, इस बिजनेस के लिए आपको टोकते हैं, या कुछ भी नहीं करते लेकिन आपको कोई प्रेरणा उनसे नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताना बंद कर दीजिए। या आप कई क्लोज लोग भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप एक मिशन पर हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, कई लोग कहते हैं सर कई लोग तुम्हारे बहुत क्लोज हैं, अच्छी बात है, क्लोज है, तो जिन लोगों को आप 2 मिनट का समय देकर निपटा सकते हैं उनके साथ 2 घंटे क्यों बिताते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, जिन लोगों को आप 2 मिनट का समय देकर निपटा सकते हैं, आपका रिश्ता बना रहा और आपका काम भी हो गया, उनके साथ 2 घंटे क्यों बिताते हैं, ये पूछिए अपने आप से। क्योंकि दोस्तों, आप पूरे दिन भर में आपके अंदर क्या एनर्जी बनी रहेगी, आप रात को अच्छा सोएंगे, अच्छा सोच के सोएंगे,
या खराब सोच के सोएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा सुबह से लेकर शाम तक किन लोगों के साथ आप रहें। और साथ से फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आगे इसको मैं बताऊंगा। साथ आपका किताबों के रूप में भी हो सकता है, और वीडियो जो आप फेसबुक पे और ये तमाम जगहों पे वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं उसके रूप में भी हो सकता है। ये तमाम लोग आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप में से 90% लोग कब किस बात पे गुस्सा करेंगे, किस बात पे हंसेंगे, किस बात पे रोएंगे, ये आज के समय में तय कर रहा है फेसबुक, यूट्यूब और टीवी। अगर आप मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए। आप किस बात को सोचकर आपके अंदर का एक गुस्सा जागेगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे रिलीजियसली हो, चाहे वो क्या समाज के रूप में हो, या किस बात पे हंसेंगे, ये तमाम चीजें तय कर रहे हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया। ये हमारे माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, राइट। जो लोग इनका इस्तेमाल होते हैं वो नेगेटिवली अपनी लाइफ को लेके जा रहे हैं, लेकिन जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप अभी आपके सीनियर्स कर रहे हैं, वो इससे अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जिनके साथ समय बिता रहे हैं वो कौन लोग हैं, सही है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे वीडियो देखने हैं, अपने अपलाइन के वीडियो देखिए, और जो मोटिवेशनल वीडियो होते हैं वो देखिए। एक बात कही जाती है, कनेक्ट योरसेल्फ विद ग्रेट माइंड्स। अच्छे दिमाग के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। जरूरी नहीं कि हमने स्वामी विवेकानंद को हमने नहीं देखा तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते। एक बार स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को पढ़िए, शांत वातावरण में 15 मिनट के पढ़िए। जैसे उनके विचार पढ़ेंगे आप, ऐसा जंप लगेगा आपकी थॉट प्रोसेस में, आप सोचेंगे यार क्या क्या दिमाग, क्या सोच थी 150 साल पहले। आपकी पूरी सेल्स के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ऐसी एनर्जी वाइब्रेट करेगी, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अलग हैं। इन महान लोगों को पढ़ने के बाद में आप बिल्कुल इनके साथ कनेक्ट कर जाते हैं, बावजूद इसके कि ये आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, फिर भी आप इनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इनकी किताबों से, इनके वीडियो से। और ये बात आपके सीनियर्स के ऊपर भी लागू होती है, आपके सीनियर्स के लिए भी लागू होती है। आपके सीनियर्स फील्ड में आपके साथ है कि नहीं है, उनकी ट्रेनिंग जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो आप उससे प्रेरित होते हैं। तो ये आपने खास ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए, ब्रांड यू यूज एट होम। ये मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सारे समझदार हैं और सभी लोग इस बिजनेस के अंदर जानते ही हैं कि आप अगर कोई ब्रांड यूज कर रहे हैं, अगर वो ब्रांड वेस्टीज के अंदर अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट, तो उस ब्रांड को चेंज कर दीजिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए वेस्टीज से। अगर मेरे घर में अभी भी किसी और कंपनी का साबुन आ रहा है, किसी और कंपनी का शैम्पू आ रहा है, किसी और कंपनी का टॉयलेट क्लीनर आ रहा है, किसी और कंपनी का वो तमाम चीजें आ रही जो हमारे पास में मौजूद है, तो ये एक तरीके से सही नहीं है, राइट, अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और जिस बिजनेस के अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट के 100% यूजर बने। दूसरी बात क्या है, ये वेस्टीज के जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए वेस्टीज का प्रोडक्ट है, स्पिरुलिना है, कोक्यूटेन है, कुछ भी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसी और के लिए सिर्फ प्रोडक्ट हो सकता है। आज से पहले मेरे घर में कौन सी चाय पत्ती आएगी, कौन सा पेस्ट आएगा, कौन सा ऑयल आएगा, मुझे कुछ मतलब नहीं था इस बात से। और हो भी क्यों, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मेरे घर में चाय पत्ती कौन सी आएगी, मेरे घर में पेस्ट कौन सा आएगा, मेरे घर में ऑयल कौन सा आएगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। वेस्टीज के अलावा कोई और नहीं आएगा। पहली बात, 100 बात की एक बात। क्यों? क्योंकि जब आज से पहले चाय पत्ती मेरे घर में आती थी, किसी ब्रांड की आती थी, मुझे मतलब ही था क्या है वो। लेकिन आज जब मेरे पास में कोई चाय पत्ती आती है, कोई सप्लीमेंट आता है, तो वो मुझसे बात करता है। जी हाँ, मुझसे बात करता है, आपसे भी करता होगा। और सुबह 6-7, 5-6 बजे से जितने बजे आप उठते हो, तब से वो प्रोडक्ट हमें रात के सोने तक हमसे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कि प्रीतम, इस प्रोडक्ट को ऐसी खाता रहे, अपने नेटवर्क को खिलाता रहे, तेरे भी घर आएगा, तेरे भी गाड़ी आएगी, तेरी भी इनकम लाखों होगी और तेरे नेटवर्क के लोगों की इनकम भी लाखों में होगी। ये दोस्तों, ये जज्बात जब आप अटैच कर लेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ में, तो दोस्तों सफलता का रास्ता साफ दिखाई देना आपको शुरू हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हुए, सेकंड स्टेप, बी अ स्टूडेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फाइंड अ मेंटोर एंड फॉलो हिम अनकंडीशनली। जी हाँ, देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले इस इंडस्ट्री के विद्यार्थी बने। इस बात को आत्मसात करना, आप किसी भी स्तर पे हो, आप पहले अनपढ़ हो या पहले से बहुत पढ़े लिखे हो, आप जिस फील्ड से हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं और आपकी दक्षता के लिए आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं सर, तो आप इस बिजनेस का विद्यार्थी बन के इस इंडस्ट्री को सीखें, तो आपकी जर्नी ज्यादा स्मूथ होगी, ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, राइट। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा,
अगर किसी व्यक्ति को साइंस के अंदर बेस्ट बनना है, किसी विद्यार्थी को, तो उसको दो काम करने बड़े जरूरी हैं। पहली चीज, जो साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके प्रति उसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यस और नो? जब तक साइंस के प्रति उसको रिस्पेक्ट नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो साइंस में वो आगे नहीं आ सकता, नंबर 1। और नंबर 2, जो उसको साइंस पढ़ाएगा उसके प्रति उसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट? तभी वो उस फील्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आगे प्रोग्रेस कर सकता है। सेम वे, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। भूल जाइए उन लोगों को जो करते नहीं करते, वो तो हर जगह होता है, हर जगह होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बहुत ही वाज़ेह तौर पे, बहुत ही साफ तौर पे, वो ये है कि हर इंडस्ट्री के अंदर नेगेटिव लोग होते हैं। और जानते कितने होते हैं? 5-7% ज्यादा नहीं होते। ये एक हार्ड फैक्ट है। 5-7% ज्यादा नेगेटिव लोग नहीं होते, ज्यादातर लोग पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान उन पे इतना ज्यादा चला जाता है जो नेगेटिव होते हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि पूरी दुनिया ही नेगेटिव है। तो आपको उस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करनी, पहली चीज इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करी, और दूसरी चीज जो आपको उस इंडस्ट्री का ज्ञान दे रहा है, आपका अपलाइन, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, उसको अनकंडीशनली फॉलो करना है, राइट? ये पहली एक सीढ़ी है आपकी इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने की। एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आप अपने अपलाइन से आगे निकल जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन आपको शुरुआत अब ऐसी करनी है, बिल्कुल समर्पण भाव से शुरुआत करनी है। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जो लोग मेरी एज के हैं, लगभग 42-43 के, या जिनको पुराने गाने का शौक है, वो एक बात जानते होंगे, जब मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश साहब ने जब अपना करियर शुरू करा, तो वो हूबहू केएल सहगल की आवाज में गाना गाया करते थे। केएल सहगल की आवाज में इस प्रकार से गाना गाया करते थे कि अगर रफी साहब गा रहे हैं 1948 या 45-46 में, तो पता ही चलता था कि केएल सहगल गा रहे हैं, ये मुकेश गा रहे हैं, किशोर गा रहे हैं, रफी गा रहे हैं। उन्होंने शुरुआत करी, अपने मेंटर को हूबहू कॉपी करा, अंदाज, आवाज, हर चीज वही, वो जो नाक से आवाज निकलती है। लेकिन उसके 7-8 साल बाद क्या हुआ? तीनों के अपने अपने अलग अलग स्टाइल बन गए। रफी साहब का अपना स्टाइल है, आपका किशोर दा का अपना, मुकेश का अपना है। यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि आप गुरु को शुरुआत में इतना कॉपी कर लो कि उससे आप, वो आपको कोई अलग देख ही ना पाए। उसके बाद जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है आप कहाँ निकल जाए, एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन अनकंडीशनली फॉलो करना, ये पहली, ये एक शुरुआत की कड़ी है। यहाँ पे तेंद्र राणा जी हैं, यहाँ पर संजय जी हैं और राजपूत जी हैं। इनसे मैं जब भी मिलता था, ये बात कहता, जो हमारे सर ने हमें बता दिया है, सिद्धार्थ जी ने, विवेक जी ने, या और तमाम जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, अभी भी ध्यान नहीं आ रहे, सर जैसा वो बता रहे हैं वैसे ही करते हैं, हम तो अपना दिमाग लगाते ही नहीं, जैसा वो कहते हैं वही करते हैं। आज देखिए वो लोग कहाँ पर है, राइट? एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंटर्स के साथ में एक चैलेंज ये होता है कि हमारे ये जितने भी मेंटर्स हैं, इनमें से कोई भी भगवान नहीं है। और हम तो ऐसी धरती में रहते हैं जहां पर हम भगवान के अंदर भी गलती को स्वीकारते हैं, मानते हैं कि भगवान से भी गलती हो सकती है, right? हमारी भारतीय संस्कृति है, एक्सेप्टेड है, राइट? तो इसी प्रकार से जो आपके मेंटर्स हैं, उनके अंदर भी कमियां हो सकती हैं, परिपूर्ण कोई नहीं है। लेकिन आपने उनकी कमियों पर फोकस नहीं करना, उनके अंदर के जो गुण हैं उनको पकड़ना है। इसको आपको मैं एग्जांपल समझाना चाहूंगा। मान लीजिए जब घर में एक नया बच्चा जन्म लेता है, उसको जब नहलाया जाता है, तो आमतौर पे क्या होता है, एक टब के अंदर नहलाया जाता है ना? टब के अंदर महिला जो होती है उसको नहलाती हैं। अब जब टब में उसको नहला दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? पानी को बच्चे के साथ ऐसे फेंकते हैं, या बच्चे को उठा लेते हैं फिर पानी को फेंकते हैं? जी हाँ, बच्चे को उठा लेते हैं फिर पानी को फेंकते हैं। बच्चा हमारे काम का है, पानी बेकार है, हमने फेंक दिया। इसी प्रकार से चीजों को देखना है आपने, इससे ज्यादा आपने नहीं देखना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप काम करेंगे ना, बहुत सी चीजें ऊपर नीचे होंगी, अपलाइन से डाउनलाइन से होगा, 2-3 दिन कभी बात भी नहीं होगी, बहुत सामान्य है। जैसे घर में वाइफ होती है ना, वाइफ से भी जब 2-3 दिन जब झगड़ा होता है ना, तो मन करता है कि अब से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा। वो जिंदगी कितने दिन की होती है? 3 घंटे की होती है या 2 दिन की होती है, फिर सबको सामान्य हो जाता है। इसी प्रकार से, और ये होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा ये, जब देखिए विचारों में जब मतभेद आता है ना, उससे क्या होता है कि आप ग्रो करते हैं, आप आपकी खुद अपनी मेंटल फैकल्टी को आप इंप्रूव करते हैं, मुझे और क्या बेहतर करना है। लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठना है, राइट? जो जिनकी चीजें अच्छी है उनको लेके आगे बढ़ना। शुरुआत में तो बहुत जरूरी है आपको मेंटर को लेके साथ में चलना है। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए थर्ड स्टेप, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। तीसरा स्टेप, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है पूरी दुनिया में, वो ये माना जाता है, रिजेक्शन को सही तरीके से हैंडल ना करना। यानी कि जब लोग मना कर देते हैं किसी व्यक्ति को ज्वाइन करने से, इसका जो दुख, इसका जो दर्द होता है, वो लोग इतना भारी अपने सर पे, दिल पे बिठा लेते हैं कि बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर रिजेक्शन को हैंडल करना आपने सीख लिया, तो आप एक बहुत बड़े कारण को, जिससे कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग छोड़ देते हैं, उससे आप बच जाएंगे। और कमाल की बात जानते हैं क्या है?
रिजेक्शन को जो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो रिजेक्शन को हैंडल करना नहीं सीख पाते हैं, राइट? तो कैसे रिजेक्शन को हैंडल करना है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि जिन लोगों के साथ आप बिजनेस को लेके जाते हैं, वो जब आपको मना करते हैं तो उसको आप लेते कैसे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको मना करता है बिजनेस को ज्वाइन करने से और आप उसको व्यक्तिगत तौर पे ले लेते हैं, तो ये एक बहुत गलत अप्रोच है बिजनेस के अंदर। किसी भी आदमी ने अगर आपको मना किया है तो आप सिर्फ उसको ऐसे लीजिए कि इस आदमी ने मुझे बिजनेस को ज्वाइन करने से मना करा, यानी कि अभी फिलहाल इसको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आप आगे ना जाएं। जब हम किसी बात का ऑपरेशन करने बैठ जाते हैं अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप को लेकर कि इसने मेरे बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कैसे कर दिया, इसकी अभी पिछले 3 महीने पहले तो मैंने हेल्प करी थी 20,000 रुपए देके, 10,000 रुपए देके, इसके लिए मैं ये लेके गया, उसके लिए मैं यानी कि जब आप अपने रिलेशन को आप बीच में लेके आ जाते हैं तब आपको समस्या आती है। कोई भी आदमी आपको मना करता है, उसकी नो को एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आप बिजनेस में नो को एक्सेप्ट करना सीख गए तो आपने इस बिजनेस के ऊपर अपना एक पकड़ बना ली, बढ़िया पकड़ आपकी आ जाएगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? और बिल्कुल सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ नो को एक्सेप्ट कीजिए। कोई बात नहीं सर, आपको फिलहाल अगर अभी लगता है कि आप बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन भविष्य में जब कभी भी इंटरेस्ट होंगे, हाथ मिलाते बोलिए आपने करना मेरे साथ ही है, चाहे जब मर्जी आप करें, करना मेरे साथ ही है, राइट? खैर, कुछ भी ऐसा करके एक ब्रिज छोड़ के जाएं, उससे रिलेशन खराब ना करें और ना अपना मन भारी करें, राइट? क्यों? देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप एक बात को समझिए। आपने भंडारा लगा रखा है खाना देने का, और कॉन्सेप्ट ये है कि लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के पास जा रहे हैं। मान लेते हैं आप एक के पास आके उसका पेट भरा हुआ है, मना कर दिया, दूसरे के पास गए, मना कर दिया, तीसरे के पास गए, मना कर दिया, चौथे के पास गए, मना कर दिया। अब आपको लग रहा है कि जो मैंने खाना बनाया था, इस खाने को वैल्यू है? इस खाने को वैल्यू है? क्या क्या किस काम का ये खाना है? सबके तो पेट भरे हुए हैं। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि जिसको भूख लगी होगी उसके लिए खाना कितना इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए कितनी बड़ी ये वैल्यू करता होगा। उसको जब ये खाना मिल जाएगा तो वो पूछेगा भी नहीं कि खाऊं नहीं खाऊं, टूट पड़ेगा उसके ऊपर। सेम वे में दोस्तों, जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस आदमी भी जाके फिट होती है जो इस बिजनेस को, जो कुछ करना चाह रहा है, तो वो आपका इंतजार भी नहीं करेगा, इस बिजनेस के अंदर काम करेगा, धड़ल्ले से आगे बढ़ेगा, राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिजेक्शन को आप इतना ही मान के चलें कि कौन तैयार है, कौन तैयार नहीं है, इससे ज्यादा आप आगे ना बढ़े। आगे बढ़ते हैं, मेरा सेकंड लास्ट स्टेप, प्रमोट एंड अटेंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कंपनी एंड योर अपलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस के अंदर 7 बेसिक स्टेप्स हैं जो हमारे वीआईपी के अंदर भी आते हैं। उनमें आप फॉलोअप में या किसी किसी में भी एक इवेंट, एक इवेंट को प्रमोट करना एक ऐसी स्किल है जो कि सारी की सारी 7 स्किल के ऊपर भारी पड़ती है। यहाँ पे डीसी राजपूत जी इसका एग्जाम्पल है और बहुत सारे लोग और हैं, एमडी मोइन खान हैं, ये लोग और भी कई तमाम लोग हैं, बाकी आपके सीनियर तो हैं ही, लेकिन मैं दूसरे संदर्भ में बात कह रहा हूं कि इनको कुछ और आता हो ना आता हो, लेकिन ये इवेंट को प्रमोट करने में मास्टर है। इनसे बड़ा मास्टर मैंने किसी को नहीं देखा। और जो आदमी इवेंट को प्रमोट करने में मास्टर है, उसके पास बाकी स्किल्स नहीं भी है ना, वो कवर अप हो जाती हैं, लोगों को बुलाने की, लोगों को समझाने की, अच्छा बोलने की, वो सब कवर हो जाती है। आप इवेंट को प्रमोट करने में मास्टर होने चाहिए। तो ये क्यों? देखिए, इवेंट के अंदर आपको 3 चीजें मिलती हैं। पहली चीज मिलती है इंस्पिरेशन, यानी कि प्रेरणा, दूसरी चीज आपको मिलती है नॉलेज, और तीसरी चीज आपको मिलती है फोकस। तीनों को ध्यान समझिएगा। इंस्पिरेशन, जब जब आप किसी इवेंट को अटेंड करते हैं, विशेषकर सक्सेस सेमिनार की अगर आपसे बात करूं, तो यहां पर आपको इंस्पिरेशन मिलती है। किससे? जो गेस्ट स्पीकर आते हैं उनकी स्टोरी से आप रिलेट करते हैं कि इन्होंने क्या क्या वक्त देखा और ये कहां तक आज पहुंचे। लेकिन जो भी स्पीकर आपके पास में आते हैं इस तरह के इवेंट के अंदर, वो आपको हंसाते भी हैं। कई स्पीकर ऐसे होते हैं जो अपनी स्टोरी से आपको रुला भी देते हैं, राइट? और अलग अलग तरह के इमोशंस आपके अंदर आते हैं। कई स्पीकर्स आपको एक्साइटेड भी कर देते हैं, एनर्जेटिक बना देते हैं, फाइन। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, किसी भी स्पीकर का मकसद ये नहीं होता कि वो आपको हंसाए, सिर्फ रुलाए और सिर्फ आपको मोटिवेट करे। उसका मकसद अपनी स्टोरी बताने का ये होता है कि जब कभी आप भी ठीक इसी प्रकार के दौर से गुजरो,
तो उस वक्त उस स्पीकर को याद कर लेना कि उसने किस एटीट्यूड का मुजाहरा किया था, उसने किस एटीट्यूड को लेकर अपने आप को संभाला था, और जब उसने किया था तो मैं भी कर दूंगा। ये एनर्जी आपके अंदर उसमें रहनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने उसमें ताली बजाई और जब सेम परिस्थिति में मैं आया तो मैं सब भूल गया और जो मुझे करना था मैं वही कर रहा हूं। ऐसा नहीं। ये प्रेरणा का मतलब यही होता है कि जिन लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, कनेक्ट योरसेल्फ विद ग्रेट माइंड। जब आप स्वामी विवेकानंद को, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को, बड़े बड़े लोगों को पढ़ेंगे, इनका एक पेज पढ़िए और आप सोचेंगे ना, आप इतना मेंटल लेवल आपका इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आप जब टफ टाइम के अंदर आप आएंगे तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। राइट। तो इंस्पिरेशन, प्रेरणा आपको मिलती है मिलती है आपको, दिशा आपको मिलती है, नॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है, तो आपको स्किल्स मिलती हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे आगे क्या काम करना है। फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरे दिन भर के अंदर अपने बिजनेस के अंदर जब काम करते हैं तो बहुत से लोग हमारे अंदर नेगेटिव थॉट डालते हैं, राइट, या नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। इवेंट क्या करते हैं, इवेंट हमें इस बिजनेस के अंदर फोकस रखने में मदद करते हैं। आप खुद देखिए, जब आप सुबह पूजा करते हैं तो 5-10 मिनट की ज्यादातर लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग लंबी करते होंगे, लेकिन मैं ज्यादातर लोग की बात कर रहा हूँ, 5-7-10 मिनट की लोग पूजा करते हैं। 5-10 मिनट की पूजा करने के बाद आपके पास में 24 घंटे के लिए एक एहसास रहता है कि ऊपर वाला मेरे साथ में है। ये कितनी कमाल की बात है। लेकिन कितना समय दिया आपने? सिर्फ 5-10-15 मिनट का समय दिया। वो 10-15 मिनट का समय आपको एक ताकत देता है पूरे दिन भर के लिए। इसी प्रकार से इवेंट के अंदर क्या होता है, ये इवेंट, अगर आप इन इवेंट के अलावा अगर अपने जीवन को आप देखें तो बहुत कम समय होता है जब आप सिर्फ अपने बारे में और अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर सोचने का प्रयास भी करते हैं तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है। आप इसके अलावा आप क्या सोच रहे होते हैं? बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, मेरे घर में क्या होगा, मेरे ऑफिस में क्या होगा, समाज में क्या होगा, वो चलता रहता है। लेकिन अभी पिछले 1-1.25 घंटे से आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसा 24 घंटे में तभी होता है जब आप किसी इवेंट के अंदर होते, वरना होता ही नहीं है। तो ये फोकस रहने में आपको मदद करते हैं और यहां से जो इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है वो एनर्जी आपके एक्शन में जाती है, जिससे आपको इमीडिएट रिजल्ट भी मिलते हैं और लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलते हैं। राइट। आई होप मैं आपको समझा पाया। और लास्ट स्टेप यहां पर है, फिर 5 मिनट और लूंगा, डेवलप पैशन फॉर पीपल एंड ट्रैवलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक बात जान लीजिए, हमारे बिजनेस के अंदर आपको लोगों से बात करने का पैशन होना चाहिए। अगर मन नहीं कर रहा है तो ये आपके अंदर की एक कमी है। आपको डर लगता है, ये आपके अंदर की कमी है। आपको लगता है कि लोगों से बात करूंगा लोग क्या सोचेंगे, ये आपके अंदर की कमी है। इस कमी को जीतना है, इस कमी के ऊपर आपको चढ़ के बैठना है। राइट। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं हमारे बिजनेस के अंदर। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं, कह सकते हैं सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, मेरे लोग खत्म हो गए हैं, मैं जिसके पास आता हूं सब मना कर देते हैं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। फाइन। लेकिन अगर गौर से देखें, आप जिस देश के अंदर रह रहे हैं, इस देश के अंदर यूरोप के 50-60 देश समा जाएंगे। 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या के अंदर, 130 करोड़ की जनसंख्या के अंदर रहने के बाद हम ये बोलते हैं कि सर मेरे लोग खत्म हो गए। सोच के देखिए, क्या वाकई में लोग खत्म हुए हैं या मेरी सोच खत्म हो गई है? मुझे सिर्फ अपनी सोच के अंदर एक बदलाव लेकर आना है। आपको एक पैशन डेवलप करना है लोगों से बात करने का। राइट। अवेयर रहिए आप किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। आपको एक मैं मजेदार एक फैक्ट बताना चाहूंगा। जितने भी टॉप लीडर्स हैं जो इस बिजनेस के अंदर वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड जो टॉप इनकम अर्न करते हैं या वैसे भी जो सक्सेसफुल हैं, उनमें से अगर उनकी सक्सेस को 95% और 5% दो भागों में बांट दें तो उनकी सक्सेस में 5% उन लोगों का हाथ है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। उन लोगों का हाथ है जिन जिन लोगों को वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते वक्त तक जानते थे। ठीक। 5% उन लोगों का हाथ है जिनको वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते वक्त जानते थे। 95% उनकी सफलता में उन लोगों का हाथ है जिन लोगों को वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जान पाए। और इनमें से वो लोग नहीं कि उनको डाउनलोड के थ्रू थ्रू लोग मिले, जो उनके फ्रंट लाइन नए लोग भी हैं। आज आपके सीनियर्स भी यहाँ पर हैं और आप लोग भी, आप देखिएगा, आपने बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन कराए होंगे जिनको आप पहले जानते ही नहीं थे। राइट। डायरेक्ट अपने उसमें
तो सफलता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप लोगों से बात कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन लोगों से बात करने का पैशन आपको सीखना है, जो आपके अपलाइन सीनियर समय समय पे आपको सिखाते हैं। अभी पीछे करके एक समस्या आपने देखी थी, कहीं कहीं हमें चाय नहीं मिल रही थी, राइट? आप ब्रांच में जाओ वहां से चाय नहीं मिल रही, आप डीएलसी में जाओ वहां चाय नहीं मिल रही, तो एक समस्या आ गई थी। समस्या क्यों थी? क्योंकि पीछे से चाय पत्ती नहीं आ रही थी। पता नहीं कि मगर मदर वेयर हाउस में प्रोडक्ट नहीं है तो ब्रांच में कहां से प्रोडक्ट मिल जाएगा? यस सुनो, अगर मदर वेयर हाउस में प्रोडक्ट खत्म हो गया है तो सर ब्रांच में जहां 2-4 मिल भी रहा है वो भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें प्रोडक्ट को मदर वेयर हाउस में अगर प्रोडक्ट रखा हुआ है तो पूरे इंडिया में जहां जहां वेस्टेज के ऑफिस सब जगह प्रोडक्ट चला जाएगा, फाइन। इसी प्रकार से जो आपकी लिस्ट है ये आपका मदर वेयर हाउस है। अगर इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो आप खाली एक मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। आपको इमीडिएटली जो अटैक करना है वो अटैक करना है अपनी लिस्ट के ऊपर। इस लिस्ट के अंदर मैंने नाम बढ़ाने हैं। अब इसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े, अगर किसी के अगर नाम खत्म हो गए, जिसके नाम है उसे फिर कॉलिंग के ऊपर जाना है, लेकिन जिनके पास नाम नहीं है उनको इस लिस्ट को बढ़ाना है। और जितने भी कामयाब लोग हैं आपके सीनियर यहाँ बैठे हुए लगातार आज भी 5-7 या इससे ज्यादा स्पॉन्सरिंग करते होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आज स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे तो उनका चेक कम हो जाएगा, हो सकता है उसके बावजूद चेक बढ़े, लेकिन इनका पैशन है और ये पैशन था तभी ये लोग यहाँ तक पहुंचे, वरना यहाँ तक पहुंचते भी नहीं, राइट? तो ये पैशन आपने डेवलप करना है। अच्छा जी, समझ में नहीं आता कैसे करें? तो जो आपके सीनियर्स है उनको देखिए, उनको वॉच कीजिए वो क्या करते हैं और हिम्मत कीजिए सेम उनको डुप्लीकेट करने की, राइट? और दूसरा, ट्रैवलिंग। अगर आपको घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी कोविड के चलते, लेकिन इसके बाद तो आप बहुत ज्यादा इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं आ सकते। जैसे अभी जो हमारा ये जूम है, इस जूम ने हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला भी और बढ़ाया भी, लेकिन ये एक हिस्सा है, यही कंप्लीट हमारा बिजनेस नहीं है। आगे चल के या अभी भी जहां संभव है आप लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए। जो टच फील एंड एक्सपीरियंस का जो एक फ्लेवर होता है वो उसको जूम रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? इसने मुश्किल वक्त में हमारे बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से संभाला, लेकिन अब जहां जहां आपका जाना संभव हो सकता है उसे कीजिए। और जब चीजें नॉर्मल हो जाए तो ट्रैवलिंग को अपना एक पैशन बनाइए, लोगों से मिलना अपना एक पैशन बनाइए। पहली ट्रैवलिंग आपकी होगी अगर आपने नया ज्वाइन किया, अपने घर से लेकर अपने पड़ोस की फ्रेंड के पास में, पड़ोस के अंकल के पास में, पड़ोस के दोस्त के पास में, जो कि हो सकता है 2 घर दूर ही रहता हो। बड़ा मजा आता है जब 2-3-4 घर दूर कोई व्यक्ति ज्वाइन कर जाता है। आपको अच्छा लगता है उसके घर में जाना, आपको लगता है कि मैं काम से किसी के पास जा रहा हूँ, लेकिन ये जो 50 मीटर की जो दूरी है ना, ये आगे चल के 50 किलोमीटर होगी, फिर 500 किलोमीटर होगी और फिर 1000 किलोमीटर भी होगी, उससे ज्यादा भी होगी। ट्रैवल आप करेंगे, जितना ट्रैवल करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, उतना खुद आप ग्रो करेंगे, उतना आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। इस बिजनेस के अंदर आपका नेटवर्क एक नल के उस पानी की तरह है, जहां से पानी कहां से आ रहा है वो तो आपको पता है, लेकिन कहां कहां वो जाएगा वो आप जानते नहीं। ठीक ऐसे ही आपका नेटवर्क है, कहां कहां फैल जाएगा आप नहीं जानते। तो आपको ट्रैवलिंग का आपके अंदर पैशन होना जरूरी है। शुरुआत में ये नहीं कहता कि पहले दिन से आप जाइए, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क आगे बढ़ता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ट्रैवल को आपने प्लान करना है। तो दोस्तों, ये था मेरे कुछ पॉइंट्स जिनके माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इन चीजों को अपनाते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना और इतना मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू संजय जी एंड राणा जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीतम जी, थैंक यू सो मच। रियली में आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और ट्रेनिंग का सेशन तो बहुत जरूरी था जो आपने किया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे टॉपिक को आपने कवर किया और कई सारी चीज आज आपके प्रोग्राम से सीखने को मिली। जैसे अभी आपने शुरुआत में एक चीज बोली थी कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं और जिंदा है तो कॉमन सी कुछ चीजें हैं जो आपको झेलनी पड़ेगी। लोग आएंगे भी और लोग जाएंगे भी, कभी भी आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। और सर नो डाउट आपने चैलेंज लिए, स्वीकार किए और आज इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और चाहूंगा एक बार जितने हमारे लीडर्स हैं सबके माइक अनम्यूट अगर हो जाए तो एक बार सब लोग जोरदार तालियां और सर का शुक्रिया अदा करेंगे सारे के सारे लोग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। आज थैंक यू सर, थैंक यू बहुत प्रीतम जी, बहुत जानदार सेशन रहा आज का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
और पूरी टीम की तरफ से, संजय सर की तरफ से अगेन फिर मैं सर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और जल्दी हम फिर उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा हमारे बीच में आएंगे और इसी तरीके से एक बेहतरीन ट्रेनिंग आप हमें देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों ने मुझे सुना और मुझे समय दिया और मेरी बातों को आप समझे, सुने, और जो तमाम टीम यहाँ पर है, जो लोग सुन रहे हैं, उन सबसे ही कहना चाहूंगा, अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए, इस तरह की इवेंट के अंदर शिरकत करते रहिए, डेफिनेटली आप लोग भी अपने सपने जरूर पूरे करेंगे। तो मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा, राणा जी कुछ और तो नहीं है? थैंक यू सो मच, थैंक यू शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू, आई विल टेक योर लीव, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सभी साथियों को ये अच्छी खबर है कि सुबह से हमारा मेडिटेशन प्रोग्राम जो है, दोबारा से मॉर्निंग मेडिटेशन प्रोग्राम चालू हो रहा है। सुबह आईडी पासवर्ड आप सब लोग जानते हैं, जो डेली रूटीन के अंदर हमारी आईडी पासवर्ड है, वही आईडी पासवर्ड हमारा रहेगा। 4:45 पर हमारा प्रोग्राम जो है शुरू हो जाएगा। सो कल के लिए आप लोग तैयारी करें। कुछ साथी की, कुछ मेरे ख्याल से अगर क्लोजिंग किसी की बची हुई है, अपनी क्लोजिंग आप लोग कर सकते हैं। और कल जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, 2 तारीख है, कंसिस्टेंसी डे है, तो कल हमें अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कंसिस्टेंसी को भी अपना फोकस करना है, उसके ऊपर पूरी एनर्जी लगानी है। बाकी थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम को हम लोग अभी समापन की ओर लेके चलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मॉर्निंग मेरेकल प्रोग्राम के अंदर, मॉर्निंग सेशन में मिलते हैं आपसे।